नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आप सभी का स्वागत करता हूं डीआर गुरुकुल में। ये आपका एसएससी सीजीएल पीवाईक्यू सीरीज डे 21 वीडियो लेक्चर है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 50 पीवाईक्यू प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि आपके जनरल अवेयरनेस सेक्शन से रिलेटेड होंगे। ये सभी 50 पीवाईक्यू प्रश्न आपके एसएससी सीजीएल 2020 टीयर 1 एग्जाम में पूछे गए थे, जो कि आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था 2021 में। और इन सभी पीवाईक्यूज को हम लोग शिफ्ट वाइज कवर कर रहे हैं। तो आप लोग अगर पिछले वीडियो लेक्चर्स को अभी तक नहीं कवर किए हैं तो प्लीज़ कवर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो लेक्चर को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसीव्ड द स्कॉच चैलेंजर अवार्ड फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस इन ई गवर्नेंस इन जनवरी 2021। जनवरी 2021 में ई गवर्नेंस में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए स्कॉच चैलेंजर अवार्ड भारत सरकार के किस मंत्रालय को मिला था? तो यह अवार्ड प्राप्त हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न आपका लेवल 1 का है, इसे L1 मार्क कर लीजिए। करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछा गया था। जनजातीय कार्य मंत्रालय यह है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। जनवरी 2021 में जनजातीय कार्य मंत्रालय को ई गवर्नेंस में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्कॉच चैलेंजर अवार्ड प्रदान किया गया था। यह मंत्रालय डिजिटल पहल और ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस जैसी योजनाओं के लिए पहचाना गया। अगला प्रश्न क्या है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू पॉजिटिव इकोनॉमिक्स? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सकारात्मक अर्थशास्त्र से संबंधित है? तो सकारात्मक अर्थशास्त्र से संबंधित आपका पहला कथन यहाँ पर दिया है, एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई इम्प्लाइज अ प्राइज इन एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई इम्प्लाइज अ प्राइज राइज इन एन इकोनॉमी। धन आपूर्ति में वृद्धि का अर्थव्यवस्था में कीमतों में वृद्धि का संकेत है। ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा। ये आपका लेवल 2 का प्रश्न है। सकारात्मक अर्थशास्त्र तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित होता है और यह अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थितियों का वर्णन करता है। धन आपूर्ति में वृद्धि से कीमतों में वृद्धि का संबंध एक तथ्यात्मक विश्लेषण है, इसलिए यह सकारात्मक अर्थशास्त्र का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है यहाँ से, हु अमंग द फॉलोइंग अलॉन्ग विथ मोतीलाल नेहरू वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द क्रिएशन ऑफ द स्वराज पार्टी? निम्नलिखित में से कौन मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के गठन में सहायक थे? दिए थे चित्रंदन दास जी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चित्रंदन दास। और इसे आप लोग लेवल 1 का प्रश्न मार्क कर लीजिएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्रंदन दास ने की थी। इस पार्टी का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के भीतर रहकर स्वराज की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना था। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग सिविक्स बॉडीज वाज डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन इंडिया इन दिसंबर 2020 फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन मिशन? दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी मिशन के कार्यान्वयन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला नगर निगम किसे घोषित किया गया था? तो यह नगर निगम था ग्रेटर विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आपका लेवल 2 का प्रश्न है, वैसे L1 मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा प्रचलन में था। करंट अफेयर से आपका प्रश्न पूछा गया है। दिसंबर 2020 में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला नगर निगम घोषित किया गया था। यह पुरस्कार नगर निगम में उत्कृष्ट आवासीय विकास और गरीबों के लिए घर उपलब्ध कराने में उसकी सफलता को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बैंड ऑनलाइन बैन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बैंड ऑनलाइन गेमिंग इन अक्टूबर 2020? निम्नलिखित में से किस राज्य ने अक्टूबर 2020 में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाया था? तो यह राज्य था आपका आंध्र प्रदेश राज्य। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश राज्य। इसे L1 मार्क कर लीजिएगा। यह भी आपका करंट अफेयर से प्रश्न था और यह भी प्रचलन में था। अक्टूबर 2020 में आंध्र प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि इसे युवा पीढ़ी के लिए हानिकारक माना गया था। अगला प्रश्न है यहाँ से, द लैंग्वेज इदू मिस्मी इज स्पोकन इन द स्टेट ऑफ डैश? तो इदू मिस्मी भाषा किस राज्य में बोली जाती है?
तो इदुमिश्मी भाषा जो है आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में बोली जाती है। वैसे ही देखिए इस भाषा का नाम जो है ना ईस्ट स्टेट से रिलेटेड कर रहा है, जो इंडिया के 7 सिस्टर्स हैं उनसे यह नाम रिलेट कर रहा है आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग आपका अरुणाचल प्रदेश, और कोई आपका इसमें ईस्ट स्टेट नहीं है। हाँ, अगर मिजोरम दे देता तो थोड़ा दिक्कत होता आपके लिए। तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। इंडो मिश्मी भाषा मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले मिश्मी समुदाय द्वारा बोली जाती है। यह तिब्बती बर्मी भाषा परिवार की एक भाषा है। अगला प्रश्न है यहाँ से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोनो एटॉमिक होना चाहिए भाई, मोनो एटॉमिक। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक परमाणु है? तो एक परमाणु है आपका गोल्ड। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा, गोल्ड। एक परमाणु तत्व वे होते हैं जो स्वतंत्र रूप से एक ही परमाणु के रूप में पाए जाते हैं। सोना, Au एक धातु है जो प्राकृतिक में एक परमाणु अवस्था में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका गोल्ड, सोना। अगला प्रश्न है यहाँ से, एज ऑफ जनवरी 2021 हु एमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। जनवरी 2021 तक निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष थे? तो ये थे प्रसून जोशी जी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसे भी आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा, यह भी आपका करंट अफेयर से प्रश्न था। प्रसिद्ध गीतकार और विज्ञापन विशेषज्ञ प्रसून जोशी को 2017 में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और वे जनवरी 2021 तक इस पद पर कार्यरत थे। अगला प्रश्न है, महावीरा हु वॉज नोन इन पाली लिटरेचर एज निगाथा नाटापुट्टा फाउंडेड विच रिलीजन। पाली साहित्य में निगंठ नाथपुत के नाम निगंठ नाथपुत के रूप में प्रसिद्ध महावीर ने किस धर्म की स्थापना की थी? तो यहाँ से डायरेक्ट इसका प्रश्न यहाँ से है भाई कि जो महावीर जी थे उन्होंने किस धर्म की स्थापना की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैनिज्म। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसे आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा, लेवल 1 का प्रश्न है। महावीर जी ने निगंठनाथपुत कहा जाता था, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उन्होंने जैन धर्म के अहिंसा और तपस्या पर आधारित सिद्धांतों का प्रचार किया था। अगला प्रश्न यहाँ से, हु वाज कन्फर्ड द ऑनरी रैंक ऑफ जनरल ऑफ द नेपाली आर्मी इन नवंबर 2020। नवंबर 2020 में नेपाली सेना के मानद जनरल की उपाधि किसे दी गई थी? तो मानद जनरल की उपाधि दी गई थी राकेश कुमार सिंह भदौरिया को। ऑप्शन नहीं, ये नहीं थे। MM नरवणे आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी MM नरवणे। तो इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा, आपका लेवल 2 का प्रश्न है। भारतीय सेना प्रमुख MM नरवणे को नवंबर 2020 में नेपाली सेना के मानद जनरल की उपाधि प्रदान की गई थी। यह परंपरा भारत और नेपाल के बीच मित्रता को दर्शाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी MM नरवणे। अगला प्रश्न है यहाँ से, अकॉर्डिंग टू रामायणा रत्नाकर वॉज द अदर नेम ऑफ डैश। तो रामायण के अनुसार रत्नाकर किसका अन्य नाम था? तो रत्नाकर वाल्मीकि जी का अन्य नाम था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग लेवल 1 का प्रश्न मार्क कर लीजिएगा। महर्षि वाल्मीकि जो रामायण के रचयिता थे को उनके पूर्व जीवन में रत्नाकर कहा जाता था। वे पहले एक डाकू थे लेकिन बाद में उन्होंने तपस्या करके महर्षि का दर्जा प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, द स्टोरी ऑफ मन्यमती एंड गोपीचंद। द स्टोरी ऑफ मैनामती एंड गोपीचंद इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क। मैनामती और गोपीचंद्र की कहानी निम्नलिखित में से किस साहित्यिक कृति का हिस्सा है? तो यह आपका नाथ लिटरेचर का हिस्सा है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, नाथ लिटरेचर। इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा। मैनामती और गोपीचंद्र की कथा नाथ संप्रदाय की लोक कथाओं और साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो बंगाल और असम में लोकप्रिय है। अगला प्रश्न यहाँ से, व्हाट इज द बोटानिकल नेम ऑफ मैंगो। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आम का वैज्ञानिक नाम है मैग्नीफेरा इंडिका। इसे आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ से,
यरला, वारणा और डिंडी आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। यरला, वारणा और डिंडी निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली की सहायक नदियां हैं? तो ये सभी कृष्णा नदी के सहायक नदियां हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इससे आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा। यरला, वारणा और डिंडी नदियां कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं जो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर बहती हैं। अगला प्रश्न है यहाँ से, नेम द कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस हॉकी टीम एज ऑफ जनवरी 2021। जनवरी 2021 तक भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे मनप्रीत सिंह पंवार जी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, मनप्रीत सिंह पंवार। इसे आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा। जनवरी 2021 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह थे, जिन्होंने टीम को कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न क्या है यहाँ से, Who among the following was the first to conclude that in a vacuum all objects fall with the same acceleration and reach the ground at the same time? निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण से गिरती हैं और एक ही समय पर भूमि पर पहुंचती हैं? तो यह आपका जो सिद्धांत है, और इस निष्कर्ष पर सबसे पहले पहुंचे थे गैलीलियो गैलीली। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसे आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा, लेवल 1 का प्रश्न है। गैलीलियो गैलीली ने पहली बार यह सिद्ध किया कि निर्वात में सभी वस्तुएं बिना उनके द्रव्यमान के प्रभाव में आए समान त्वरण से गिरती हैं। यह सिद्धांत बाद में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम की नींव बना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गैलीलियो गैलीली। अगला प्रश्न क्या है यहाँ से, What was the total number of goals scored in the final of FIFA World Cup 2018? फीफा विश्व कप 2018 के फाइनल में कुल कितने गोल किए गए थे? तो कुल 6 गोल किए गए थे। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसे आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा। 2018 विश्व कप 2018 फीफा विश्व कप के फाइनल में फ्रांस ने क्रोएशिया को 4-2 से हराया था, जिसमें कुल 6 गोल किए गए थे। अगला प्रश्न है आपका, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक तारीख़ दिलकुशा? तारीख़ दिलकुशा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो तारीख़ दिलकुशा पुस्तक के लेखक हैं भीमसेन जी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा। तारीख़ दिलकुशा पुस्तक को भीमसेन ने लिखा था। यह पुस्तक औरंगजेब के शासनकाल की ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करती है। अगला प्रश्न है यहाँ से, Who among the following economist formulated the law of diminishing marginal utility? निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने घटती सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो घटती सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत जो है यह प्रतिपादित किया गया था H गोसेन द्वारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, H गोसेन। इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा। ये आपका लेवल 2 का प्रश्न है। घटती सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत सबसे पहले जर्मन अर्थशास्त्री हर्मन हेनरिक गोसेन ने प्रस्तुत किया था। हर्मन हेनरिक गोसेन ने सबसे पहले यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था। यह सिद्धांत बताता है कि किसी वस्तु की खपत बढ़ने पर प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त उपयोगिता धीरे धीरे घट जाती है। अगला प्रश्न है यहाँ से, हाउ मैनी माइक्रोन्स आर देयर इन अ मीटर? 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? तो 1 मीटर में 10⁶ माइक्रोन होते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसे आप लोग लेवल 1 का प्रश्न मार्क कर लीजिएगा। 1 मीटर में 10⁶ माइक्रोन होते हैं और 1 माइक्रोन आपका होता है 10⁻⁻6 मीटर। अगला प्रश्न है यहाँ से, टू विच नाइबरिंग कंट्रीज वाज द इंडियन पीस कीपिंग फोर्स सेंट इन 1987? भारतीय शांति सेना को 1987 में किस पड़ोसी देश में भेजा गया था? तो यह भेजा गया था आपका श्रीलंका में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, श्रीलंका। इसे आप लोग लेवल 1 का प्रश्न मार्क कर लीजिएगा। 1987 में भारत ने श्रीलंका में LTTE उग्रवादियों के खिलाफ शांति स्थापित करने के लिए भारतीय शांति सेना भेजी थी। यह शांति मिशन भारत श्रीलंका समझौते के तहत किया गया था। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से,
एज पर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर ऑल द हाई कोर्ट्स इन द कंट्री। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अंग्रेजी सभी उच्च न्यायालयों की आधिकारिक भाषा है? तो यह आपका मेंशन्ड है आर्टिकल 348 में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा, लेवल 2 का प्रश्न है यह। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348(1) के अनुसार भारत में सभी उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों में आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी का उपयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिगर एमंग द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे की जड़ प्रणाली का मुख्य कार्य नहीं है? तो सप्लाई ऑफ फूड टू द प्लांट पार्ट, या जो रूट्स हैं उसका कार्य नहीं होता है पौधे के भागों में भोजन की आपूर्ति करना। तो यहाँ से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसे आप लोग लेवल 1 मार्क कर लीजिए, इसे आप लोग पढ़कर ही उत्तर लगा सकते हैं सही। तो पौधे की जड़ प्रणाली का मुख्य कार्य जल और खनिजों का अवशोषण करना है, पौधे को स्थिरता देना और भंडारण कार्य करना है। भोजन का निर्माण मुख्य रूप से पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न यहाँ से, द रिवर गंगा डिवाइड्स द स्टेट ऑफ बिहार इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। गंगा नदी बिहार राज्य को कितने भागों में विभाजित करती है? तो गंगा नदी बिहार राज्य को 2 भागों में विभाजित करती है, और वे 2 भाग होते हैं उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। गंगा नदी बिहार को 2 भागों उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में विभाजित करती है। उत्तर बिहार अधिक उपजाऊ है, जबकि दक्षिण बिहार अपेक्षाकृत शुष्क क्षेत्र है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 2 पार्ट्स। अगला प्रश्न है कि आइडेंटिफाई द स्टेट एनिमल ऑफ असम। असम का राज्य पशु कौन सा है? तो असम का राज्य पशु है वन हॉर्न्ड राइनो, एक सींग वाला गैंडा असम का राज्य पशु है। इसे आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा, L1। अगला प्रश्न है यहाँ से आपका, डैश आर थिक डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियल क्ले एंड अदर मटेरियल एम्बेडेड विथ मोरेन्स। डैश मोटी ग्लेशियल मिट्टी और अन्य सामग्रियों के निक्षेपित होते हैं जो मोरेन्स के साथ जुड़े होते हैं। तो ये मोरेन के साथ जुड़े होते हैं, इन्हें आपका करेवाज कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, करेवाज। इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा, ये आपका ज्योग्राफी सेक्शन से प्रश्न है। करेवा घाटियाँ कश्मीर क्षेत्र में पाई जाती हैं, जो मुख्य रूप से हिमनदों द्वारा छोड़ी गई तलहटी मिट्टी से बनी होती हैं। तो इन्हें आपका करेवा कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रजनीकांत देवीदास श्रॉफ was awarded the Padma Bhushan in the field of dash in the month of January 2021। रजनीकांत देवीदास श्रॉफ को जनवरी 2021 में डैश क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो इन्हें सम्मानित किया गया था ट्रेड एंड इंडस्ट्री के क्षेत्र में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, इससे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा। रजनीकांत देवीदास श्रॉफ को भारतीय रसायन उद्योग में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न यहाँ से, डैश इज द एक्सटर्नल एजेंसी अप्लाइड ऑन अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। डैश वह बाहरी एजेंसी है जो किसी वस्तु की विराम या फिर संवेग गति की स्थिति को बदलने के लिए लागू की जाती है। तो इसे आपका फोर्स कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, इसे आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा। यहाँ पर फोर्स का डिफिनीशन ही पूछा है आपसे। अगला प्रश्न यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज रूट। निम्नलिखित में से कौन सा भंडारण जड़ नहीं है? तो भंडारण जड़ नहीं है इनमें से कौन सा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ब्रीथिंग रूट, श्वसन जड़। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्वसन जड़ जो है यह कोई भंडारण जड़ नहीं होता है, भंडारण जड़ नहीं होता है। श्वसन जड़ें दलदली क्षेत्रों में पाई जाती हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए मिट्टी से बाहर उभरी होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ब्रीथिंग रूट्स। इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, द कलर ऑफ एन इमराल्ड इज जनरली डैश। पन्ना का रंग आमतौर पर डैश होता है। तो पन्ना का रंग आमतौर पर ग्रीन होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो जो हीरा होता है ना, उसकी बात हो रही है यहाँ पर, पन्ना।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पन्ना, एमराल्ड एक हरा रंग का रत्न होता है जो मुख्य रूप से बेरिल खनिज का रूप होता है और इसमें क्रोमियम तथा वेनेडियम होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एज ऑफ जनवरी 2021 हु अमंग द फॉलोइंग इज द यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। यहाँ पर देखिए ब्रॉडकास्टिंग गलत होगा, इससे तो ब्रॉडकास्ट नहीं, आईएनजी फॉर्म बनता है इसका साथ। जनवरी 2021 तक निम्नलिखित में से कौन सूचना और प्रसारण मंत्री थे? तो जनवरी 2021 तक निम्नलिखित में से कौन सूचना और प्रसारण मंत्री थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका प्रकाश जावड़ेकर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, प्रकाश जावड़ेकर। इसे L2 मार्क कर लीजिएगा, ये आपका करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछा गया था। प्रकाश जावड़ेकर ने 2019 से 2021 तक भारत सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री का पद संभाला था। अगला प्रश्न है यहाँ से, द लेजिम डांस फॉर्म इज पिक्यूलियर टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। लेजिम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य का विशेष नृत्य है? तो यह महाराष्ट्र राज्य का विशेष नृत्य है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, इसे L1 मार्क कर लीजिएगा। लेजिम नृत्य, जो आपका लेजिम नृत्य है, महाराष्ट्र का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे विशेष रूप से गणेश उत्सव और अन्य सांस्कृतिक आयोजनों में प्रस्तुत किया जाता है। अगर आप फेस्टिवल चैप्टर पढ़ेंगे ना पिनेकल की बुक से, पिनेकल की जो स्ट्रेटेजी की बुक है, तो उसमें आपको फेस्टिवल चैप्टर मिलेगा। उसमें गणेश चतुर्थी जो है आपका, उसके बारे में मतलब बताया गया है। उसके बारे में आपको एक पॉइंट मिलेगा, उसमें आपको लेजिम नृत्य के बारे में थोड़ा सा जानकारी दिया गया है। तो आप लोग उस बुक को पढ़ सकते हैं, या फिर कोई और स्ट्रेटेजी की बुक है जो थ्योरी है मतलब उसमें, तो आप लोग उस बुक को पढ़िए जरूर। अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव द ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड इन 2019। 2019 में ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार किसे मिला था? तो यह पुरस्कार मिला था नरेंद्र मोदी जी को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, नरेंद्र मोदी। इसे आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वच्छ भारत अभियान के लिए बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड दिया गया था। अगला प्रश्न यहाँ से, चंद्रगुप्ता लेड अ रिवोल्ट अगेंस्ट द डैश एंड ओवरथ्रू देम। चंद्रगुप्त ने डैश के खिलाफ विद्रोह किया और उन्हें सत्ता से हटा दिया। तो इन्होंने नंद वंश के खिलाफ विद्रोह किया था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, इससे आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा, धनानंद था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नंदवंश। अगला प्रश्न क्या है यहाँ से, सैंडलवुड ग्रोज इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट। चंदन मुख्य रूप से किस प्रकार के जंगलों में उगता है? तो चंदन का पेड़ होता है, यह मुख्य तौर पर आपका उगता है ट्रॉपिकल डिसिडिवस फॉरेस्ट में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ट्रॉपिकल डिसिडिवस फॉरेस्ट। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में आपका चंदन का जो पेड़ है वह उगता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ से, दो इन 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व ओन द TX2 अवार्ड फॉर इट्स एफर्ट टू इंक्रीज द टाइगर पॉपुलेशन। 2020 में निम्नलिखित में से किस बाघ अभ्यारण्य को बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए TX2 पुरस्कार मिला था? तो यह अभ्यारण्य था पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को यह अवार्ड मिला था TX2 पुरस्कार। तो इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा, लेवल 2 का प्रश्न है आपका। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य को बाघ संरक्षण प्रयासों के लिए TX2 पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न यहाँ से, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ द फील्ड ऑफ साइको एनालिसिस। निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषण के जनक हैं? तो मनोविश्लेषण के जनक आपका माना जाता है सिगमंड फ्रॉयड को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, सिगमंड फ्रॉयड। इसे आप लोग L1 मार्क कर लीजिए, ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। सिगमंड फ्रॉयड ने मनोविश्लेषण की स्थापना की, जिसमें उन्होंने अवचेतन मन अनकॉन्शियस माइंड की भूमिका पर प्रकाश डाला। अगला प्रश्न यहाँ से, द मेन कलेक्शन ऑफ द वैदिक हाइम्स आर कॉल्ड डैश। वैदिक भजनों का मुख्य संग्रह डैश कहलाता है? तो इसे आपका संहिता कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, संहिता।
ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है, इसे L1 मार्क कर लीजिएगा। अगर आप लुसेंट की बुक को फॉलो करते हैं तो आपको पेज नंबर 7 या 8 पर आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। हाँ, अरे 5 से 8 तक के बीच में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, तो इसे आप लोग पढ़ लीजिए वहाँ से। साहित्य वेदों का सबसे प्राचीन भाग है जिसमें, अरे संहिता वेदों का सबसे प्राचीन भाग है जिसमें मंत्र और स्रोतों को संकलित होते हैं, जिसमें मंत्र और स्रोत संकलित होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संहिता। अगला प्रश्न है यहाँ से, अलीवर्दी खान वाज अ नवाब ऑफ डैश। अलीवर्दी खान डैश के नवाब थे, तो यह बंगाल के नवाब थे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा। यह लेवल 2 का प्रश्न है। अलीवर्दी खान 1740 से 1756 तक बंगाल के नवाब थे और उन्होंने मराठों के आक्रमण का सामना किया था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बंगाल। अगला प्रश्न है यहाँ से, सिद्धेंद्र योगी डोयन ऑफ द डैश डांस फॉर्म वॉज लॉर्डेड एज आदि गुरु। सिद्धेंद्र योगी दो जो डैश नृत्य शैली के प्रख्यात गुरु थे, आदि गुरु के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो सिद्धेंद्र योगी जी आपका एसोसिएटेड है कुचिपुड़ी नृत्य से, और ये जनक माने जाते हैं कुचिपुड़ी नृत्य के। इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा। ये आपका आर्ट पर्सनालिटी चैप्टर से प्रश्न पूछा गया है। सिद्धेंद्र योगी कुचिपुड़ी नृत्य शैली के संस्थापक माने जाते हैं, जिसे उन्होंने शास्त्रीय रूप में विकसित किया था। तो कुचिपुड़ी को इन्होंने शास्त्रीय रूप में विकसित किया था। अगला प्रश्न है यहाँ से, इसरो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सक्सेसफुली लॉन्च्ड अ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री ऑन 28 फरवरी 2021। इसरो के पीएसएलवी ने 28 फरवरी 2021 को किस देश के रिमोट सेंसिंग उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था? तो यह आपका ब्राज़ील का था सैटेलाइट, सेंसिंग सैटेलाइट। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ब्राज़ील। इसे आप लोग L2 मार्क कर सकते हैं। इसरो ने 28 फरवरी 2021 को ब्राज़ील के एमेजोनिया 1 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है यहाँ से, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द राज्यसभा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड। निम्नलिखित में से किस वर्ष राज्यसभा का गठन हुआ था? तो राज्यसभा का गठन हुआ था 1952 में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसे आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा। भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा पहली बार 3 अप्रैल 1952 को अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से आपका कथन कौन सा करेक्ट है? द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रो एनी क्लोज्ड सरफेस इज जीरो। किसी बंद सतह के माध्यम से कुल चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है। ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। इसे आप लोग लेवल 1 का प्रश्न मार्क कर लीजिए। आपको क्लास 12th के फिजिक्स, हाँ क्लास 12th के फिजिक्स की जो बुक है, फिजिक्स का जो सब्जेक्ट है, उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा इसके बारे में। मैग्नेटिज्म चैप्टर होगा। गॉस के चुंबक तो नियम के अनुसार, तो जो गॉस थे, एक साइंटिस्ट है भाई। गॉस के चुंबक तो नियम के अनुसार बंद सतह के माध्यम से कुल चुंबकीय फ्लक्स हमेशा शून्य होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रीनेम्ड द ड्रैगन फ्रूट एज कमलम इन जनवरी 2021। जनवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम कर दिया था या रख दिया था? तो कमलम नाम रखा गया था गुजरात राज्य द्वारा। इसे आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा। ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। गुजरात सरकार ने जनवरी 2021 में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम कर दिया क्योंकि यह कमल के आकार जैसा दिखता है। अगला प्रश्न है यहाँ से, Who among the following was the first Indian table tennis player ever to become a 9-time senior national champion as of January 2021? जनवरी 2021 तक निम्नलिखित में से कौन 9 बार सीनियर राष्ट्रीय चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बने? तो यह है अजंता शरत कमल जी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसे आप लोग लेवल 1 का प्रश्न मार्क कर लीजिएगा। ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। अजंता शरत कमल ने 2020 में 9वीं बार राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीतकर रिकॉर्ड बनाया। अगला प्रश्न है यहाँ से, डैश इज एन अल्फा न्यूमेरिक कोड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ बैंक ब्रांच पार्टिसिपेटिंग इन द नेफ्ट सिस्टम। डैश एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो NEFT प्रणाली में भाग लेने वाली
किसी बैंक शाखा की विशिष्ट पहचान करता है? तो इससे यह होता है आपका IFSC कोड। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा और इसे आप लोग लेवल 1 का प्रश्न मार्क कर लीजिएगा। भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड IFSC कोड 11 अंकों का कोड होता है जो ऑनलाइन बैंकिंग लेन देन में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बिकम द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया टू लॉन्च कमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इन गोल्ड एंड डैश, तो इन गोल्ड एंड सिल्वर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। यह भी आपका लेवल 1 का प्रश्न है। BSE ने अक्टूबर 2018 में सोने और चांदी में कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध शुरू किया था, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी सिल्वर। अगला प्रश्न क्या है यहाँ से, इन 2020 हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द मोस्ट सक्सेसफुल F1 ड्राइवर विद द मोस्ट करियर विन ओवरटेकिंग माइकल शुमाकर। तो 2020 में निम्नलिखित में से कौन माइकल शुमाकर को पीछे छोड़ते हुए सबसे सफल F1 ड्राइवर बने? तो सबसे सफल F1 ड्राइवर बने लुइस हैमिल्टन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, लुइस हैमिल्टन। इसे आप लोग L2 मार्क कर सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ से, प्लांट ग्रोज एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस टेक्स अप कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द नाइट? निम्नलिखित में से किस स्थान पर उगने वाले पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं? तो जो डेजर्ट के पौधे होते हैं वे रात में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। इससे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा, लेवल 2 का प्रश्न है आपका। रेगिस्तानी पौधे कैम क्रैसुलेनियन एसिड मेटाबॉलिज्म पद्धति के तहत रात में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो रेगिस्तानी पौधे जो डेजर्ट के पौधे होते हैं वे रात में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है आज के इस वीडियो लेक्चर का, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड जापान इन्वेड इंडिया रिजल्टिंग इन द बैटल ऑफ इम्फाल? जापान ने भारत पर कब आक्रमण किया जिससे इम्फाल की लड़ाई हुई थी? तो जापान ने आक्रमण किया था भारत पर 1944 में। ऑप्शन सी आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा 1944। इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा। इम्फॉल की लड़ाई जो है आपका 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना और मित्र राष्ट्रों के बीच हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और आज के जो 50 PYQ प्रश्न थे वे होते हैं यहाँ पर समाप्त। आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव ए नाइस डे।